अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KNN के साथ मैं हूं साइमा महमूद। आज़ाद कश्मीर के अवाम के टैक्स का पैसा किन अयाशियों में खर्च हो रहा है। एक तरफ देखा जाए तो अस्पतालों में मरीज़ अद्वियात के लिए तरस रहे, लाइन ऑफ कंट्रोल पर लोगों को कई मसाइल हैं, कई लोग बेघर हैं, जहेज़ फ़ंड और ज़कात फ़ंड जैसी सहूलियात भी आज़ाद कश्मीर के अवाम को मुयस्सर नहीं। और दूसरी जानब कैसे हमारे हुक्मरान गरीब आवाम के खून पर अयाशी करते हैं और अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जुल्फ़कार अली। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम। जुल्फ़कार साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर में जून 2021 से अब तक कितनी गाड़ियाँ ख़रीदी गई और इनकी क्या तफसीलात? मैं आपको जो अभी हुकूमत ने जो डिटेल्स असेंबली में पेश की हैं उसके मुताबिक 164 यानी 164 लग्जरी व्हीकल्स खरीदी गई जिनकी मालियत 87 करोड़ से ज़्यादा है। और ये सिर्फ जून 2021 से लेकर अब तक की तफसीलात हैं, इसके पीछे की तफसीलात नहीं हैं, उन्होंने जमा कराई हैं। और ये भी जो डिपार्टमेंट्स ने गाड़ियां खरीदी हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। सिर्फ जो हुकूमत ने खरीदी हैं गाड़ियाँ, वो डिपार्टमेंट्स ने जो खरीदी हैं वो अलग हैं, उसकी तफसीलात अभी हमारे पास मौजूद नहीं हैं। और ये गाड़ियाँ उस वक्त खरीदी गईं जब मैं कुछ आपको मिसालें देता हूँ। यहाँ पे तेजियाँ नीलम वैली का गांव है, सही। वहाँ एक शख्स हारून मीर है वहाँ का। 2020 में उनका घर एक गोला लगने से तबाह हुआ, पार्शियली डैमेज हुआ। सही। उनके वालिद लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ वादी में 2006 में शहीद हुए। उनका भाई रावलपिंडी में एक्सीडेंट में मारा गया। ये हारून मीर खुद हेपेटाइटिस सी के मरीज़ हैं। इनका एक छोटा भाई है, वो मुलाजमत, वो कॉलेज में पढ़ता है। कॉलेज में क्या पढ़ता है, उनके पैसे नहीं है, पढ़ता भी है या नहीं पढ़ता है। खुद वो बेघर है, कभी किसी रिश्तेदार के पास होता है, कभी किसी रिश्तेदार के पास होता है। यानी वो विक्टिम है इंडियन वायलेंस का। सही। यानी जो बॉर्डर पर लोग रहते हैं जिनने उस तरफ भी कुर्बानी दी, इस तरफ भी कुर्बानी दी, वो पिछले 2 महीने से उशर ज़कात का डिपार्टमेंट है वहाँ चक्कर लगा रहा है। उसके बाद पैसे भी नहीं होते, वो किलोमीटर्स पैदल चल के आता है इनके दफ्तर में कि मुझे कोई माली मदद करे, मैं कोई मेडिसिन्स खरीदूंगा या कोई छत होगी जहाँ मैं रहूँगा। ज़ाहिर कितने अरसे वो रिश्तेदारों के घर रहेगा। उसको एक पैनी नहीं दिया गया एक तरफ। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊंगा कि इसी तेजिया में सितंबर 2020 में इंडिया ने एक मिनी वॉर की, यानी मिनी वॉर के नतीजे में 34 घर पार्शली या कंप्लीटली डैमेज हुए। सही। तो उनको वो बेघर हो गए, सारे के सारे लोग बेघर हो गए। हुकूमत ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और फिर एक कोर्ट है यूके बेस्ड NGO, उन्होंने उनको 3 लाख और 2.5 लाख रुपए, जिनको 2.5 लाख रुपए दिए उनको जस्ती चादरें वगैरह भी दी, खाने पीने की चीज़ें भी दी और बाकी जो उनकी रज़ाइयाँ वगैरह वो भी दी उनको। यानी कोर्ट ने उनकी मदद की। यानी अगर हम सपोज ये कहते हैं कि जस्ती चादर समेत हर एक को उन्होंने 3 लाख रुपए दिए, तो ये बनता है कोई 1 करोड़ 12 लाख रुपए। यानी 1 करोड़ 12 लाख रुपए हुकूमत के पास नहीं है उन लोगों के लिए जो इंडिया की मिनी वार का सामना कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए 87 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ, यानी डिपार्टमेंट्स के बगैर वो भी कोई 40-50 करोड़ की गाड़ियाँ वो भी होंगी। ये तकरीबन सवा अरब 1.5 अरब की गाड़ियाँ इन्होंने खरीदी होगी जून 2020 से अब तक। उसके लिए पैसा है, लेकिन वो शख्स जो इनकी डिफेंस के लिए लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, उनके पास उनके लिए पैसा नहीं है। इसी तरह 2019 में सैलाब आया नीलम वैली में, वहाँ पे सिर्फ 17 घर मुतासर हुए जिनके घर वाश्ड हुए और वो होमलेस थे। सही। तो हुकूमत ने उनको घर बना के
नहीं दिए, बल्कि उसमें सऊदी अरब ने भी इनको कहा था कि आप ज़मीन दे दो, घर बनाने के लिए हम पैसे दे देंगे। इन्होंने ज़मीन तक नहीं दी, लिहाजा सऊदी अरब ने पैसे ही, ज़मीन नहीं थी तो पैसे कहाँ देते वो। फिर इस हुकूमत ने भी 3 हुकूमतें बदली, 2019 से अब तक किसी हुकूमत ने मदद नहीं की। फिर कोर्ट ने 1,70,00,000 रुपए उनको दिए घर बनाने के लिए। इस हुकूमत के पास 1,70,00,000 रुपए सैलाब मुतासरीन के लिए या जो पहले वार के लिए तो तकरीबन वो 1,12,00,000 जो तेजियां में दिया कोर्ट ने। यहाँ सैलाब मुतासरीन के 17 जो घर तबाह हुए वो भी कोर्ट ने पैसे। यही नहीं, ऐसी स्टोरीज हैं, मैं सैकड़ों स्टोरीज यहाँ गिन सकता हूँ। ज़ाहिर है इतना वक्त नहीं है कि मैं उतनी कहानियाँ बताऊँ कि इन्होंने किस तरह से पुश द पीपल टू एब्जेक्ट पॉवर्टी, ये जो हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं। दूसरी तरफ एक ज़कात पे जो बेचारी खातून जिसको मिलते हैं 300 रुपये या 500 रुपये माहाना, वो चीज़ कोई खरीदती है तो टैक्स देती है, और उसके टैक्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं यहाँ हुक्मरान। यानी ये एक बहुत ही, इट इज़ सच अ डिप्रेसिंग सिचुएशन। यहाँ पे मैं दुनिया में इस तरह की सिचुएशन हो ही नहीं सकती है जिस तरह के आज़ाद कश्मीर में हो रही है। आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान देखा जाए तो हर वक्त उनका रोना होता है, फंड्स नहीं है, ये नहीं है, ये काम हम नहीं कर सकते, इस काम में रुकावट है इस वजह से कि फंड्स नहीं है। ये सब चीज़ें तो वो करते हैं ऐसी सिचुएशन में जबकि आज़ाद कश्मीर खूब माली मसाइल का शिकार है। इतने सारे क्राइसिस हैं, नीलम वैली में देखा जाए सैलाब से, फिर मिनी वार से, बहुत सारे मसाइल जैसे कि अभी आपने गिने। इन सब चीज़ों के बावजूद क्या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को ये सब गाड़ियाँ ख़रीदना मुनासिब है उनका? पहले तो मैं माली मसाइल पे आ जाऊँगा, ये बहुत ज़रूरी बात करना है। उसकी वजह ये है कि यहाँ अवेयरनेस नहीं है। आज़ाद कश्मीर की जो, अब मैं आपको बताऊँगा कि आमदनी क्या क्या है। सही। पहली आमदनी जो उनकी है, जो अपना टैक्स वो जमा करते हैं, गो कि वो इन्होंने पिछले 3 सालों में 2018 के बाद अपना टैक्स डिपार्टमेंट को तबाह किया है। सही। उसकी तरफ अभी मैं नहीं जाऊंगा, किसी बाद में उस पर प्रोग्राम करते हैं। लेकिन एक वो 31 अरब रुपया वो जमा होता है। सही। फेडरल टैक्सेस में जो शेयर मिलता है इनको 3.7%। ये जो आपने 31 अरब का जिक्र किया कि ये सालाना होता है या जी, महाना? ये सालाना। सही। सालाना। सही। तो फेडरल टैक्सेस में जो सालाना इनको शेयर मिलता है 3.67% के मुताबिक, वो ये कहते हैं 70 अरब, हुकूमत पाकिस्तान कहती है 60 अरब, लेकिन 60 अरब, 60 और 30 कितने हो गए, 91 अरब। उसके बाद ये 2.59 रुपीज़ में ये बिजली खरीदते हैं, बेचते अपनी आवाम को ये 10 रुपये से लेकर 30 रुपये। एक मरहले पर तो इन्होंने 70 रुपये तक यूनिट बेचा है। 2.59 खरीद कर 10 और 30 रुपये बेचा जा रहा है। सही। फिर उसमें जो इनको तकरीबन 12-14 करोड़ रुपया, 12-14 अरब रुपये, क्योंकि 5-5.5 अरब की बिजली खरीदते हैं, 22 अरब तक की बिजली फरोख्त करते हैं। ये 16-17 अरब है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट निकाल के 12-14 अरब रुपए वो भी इनको हो जाते हैं। सही। उसके अलावा वाटर यूसेज चार्जेस अलग हुकूमत पाकिस्तान देती है। सही। फॉरेस्ट खैर तबाह किए हैं, उसमें क्या बचा है, लेकिन उसमें जो उसकी भी थोड़ी बहुत इनकम होती है। सही। वो भी इनको आती है। तो ये कुल मिला के इस वक्त जो इनका नॉन डेवलपमेंट बजट है वो 135 अरब रुपए है। अब मुझे नहीं लगता कि 135 अरब ये पूरे कर सकेंगे या नहीं। दुनिया में कोई भी मुल्क जब अपने लोगों से टैक्स लेता है तो वो टैक्स लोगों पे खर्च होता है। आज़ाद कश्मीर दुनिया का वाहिद खिता है जहां वो टैक्स लेता है और अपने ऊपर हुकूमत खर्च करती है, लोगों पर उसका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। सही। अब हम डिपेंड किस पे करते हैं, पाकिस्तान की ग्रांट पर जो डेवलपमेंट बजट मिलता है। पाकिस्तान फेडरल टैक्सेस में शेयर देता है। पाकिस्तान सबसे कम तरीन अगर निरख पर बिजली एजेके को दे रहा है, उसकी सब्सिडी फेडरल गवर्नमेंट दे रही है। इमरान खान की हुकूमत ने उस वक्त वापडा, चूँकि ज़्यादा पैसे डिमांड कर रहे थे, वापडा एजेके गवर्नमेंट 2.59 रुपीज़ के हिसाब से पर यूनिट खरीद रही थी, तो उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था 100 रुपये हम आपको दे देंगे, वापडा को इन्हें सब्सिडाइज करेंगे। वो पैसा भी वो दे रहे हैं।
अच्छा, वाटर यूसेज चार्जेस भी दे रहे हैं, फेडरल टैक्सेस में शेयर भी दे रहे हैं, सही। उसके बाद वो ग्रांट भी दे रहे हैं, उसी ग्रांट पर ये डिपेंड करते हैं। अब उस ग्रांट पर अगर हुकूमत पाकिस्तान कल ये कहे नहीं, अपने रिसोर्सेज जनरेट करो, हम ग्रांट आपको नहीं देंगे, फिर ये क्या करेंगे? यानी इन्होंने अब ये देखें, इन्होंने इस वक्त तक ये हमें बताया ना कहाँ से इनकम बढ़ाई। क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा जिससे इनकम बढ़ी? क्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगे? क्या एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है, हमारी क्रॉप्स जो ग्रो होती, क्या उसमें इजाफा हुआ है कुछ? क्या बिजली इन्होंने 75 सालों में इन्होंने कुल जो बिजली पैदा की है 79 मेगावाट आज तक आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने पैदा की है। वो भी कोई चल रहा होता है, कोई नहीं चल रहा होता है, यानी कोई भी सिर्फ टैक्सेस पे ये डिपेंड करते हैं, और वो टैक्सेस भी इन पे खुद खर्च होते हैं। गाड़ियाँ लेते हैं तो कैसे टैक्स का पैसा तो अवाम पे खर्च होना चाहिए, नहीं देगा पाकिस्तान की हुकूमत, नहीं देगी ग्रांट, तो ये कैसे कह सकते हैं हमारे पास पैसे नहीं है तो हम हुकूमत इस पर खर्च नहीं कर सकते हैं? तो फिर अपने लिए गाड़ियाँ कैसे खरीद रहे हैं? अच्छा, ये बात बताएं कि आपने ये जो सारी बातें कि इसमें आपने ज़्यादातर जिक्र बिजली का किया है, तो देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे में बिजली के बिल्स जो आते थे, उन बिल्स में ये था कि बकाया जात कुछ भी नहीं थे, उसके बावजूद भी कई लोगों के 70,000 बिल थे, कई लोगों के 1 लाख से ऊपर थे। तो इन बिल्स में या इस बिजली के जो महकमा है, इन सब की ये क्या कहानी है इन लोगों की? मैं अगर चीज़ें बताना शुरू करूँ, अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये यानी आज़ाद कश्मीर के लोग ये तक देते रहे नीलम जहलम सरचार्ज। सही। ये तकरीबन 16 अरब से ज़्यादा रकम इन्होंने जमा की। ठीक है। अब मेरे नज़दीक मैं जब सरचार्ज दे रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि ये सरचार्ज हुकूमत पाकिस्तान को जा रहा होगा। सही। और मैं ये समझता हूँ कि यार यहाँ डैम भी बन रहा है, पावर प्रोजेक्ट भी बन रहा है, बजाय हमें फ़ायदा पहुँचाने के हमसे सरचार्ज भी ले रहे हैं। तो एक गुस्सा सा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ अब लाजमी हो सकता है, लेकिन लोगों को ये हकीकत नहीं पता कि ये जो सरचार्ज इकट्ठे किया गया, इसमें 1 रुपया भी हुकूमत पाकिस्तान को नहीं दिया गया। ये तो अगर किसी, हालांकि ये जिम्मेदारी है हुकूमत पाकिस्तान की, वो चूँकि उसके कंट्रोल में ये इलाका है, वो यहाँ गुड गवर्नेंस दे, लेकिन अभी तक सच्ची बात है गुड गवर्नेंस में मुकम्मल तौर पे नाकामी हुई। लेकिन अब हम वापस आते हैं असल टॉपिक पे, जो हमारा गाड़ियों का। बिल्कुल, मैं भी इसी टॉपिक पे आना चाहती थी कि जैसे कि पहला सवाल था मेरा गाड़ियों के हवाले से, तो ये बताइएगा कि क्या आज़ाद कश्मीर की जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, इन सब लग्जरी जो गाड़ियाँ ये जो इस्तेमाल करते हैं, इन गाड़ियों की इजाज़त देती है? बिल्कुल नहीं। आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है वो 1993 की है। उस ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत ये लग्जरी, ये जो गाड़ियाँ इन्होंने खरीदी हैं, ये उसकी वायलेशन है। यानी खुद जो हुक्मरान हैं वो अपने ही कानून को वायलेट कर रहे हैं। लेकिन अहम बात ये है कि ये जो गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, ये किन को दी गई हैं, मतलब इस पे थोड़ा हम बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा नाजरीन, मुझे थोड़ा फ़ोन की तरफ देखना पड़ेगा, तो क्योंकि सारी डिटेल्स जहन में नहीं होती हैं, तो मैं आपको सिर्फ कुछ एक चीज़ें बताता हूँ। मसूद खान साहब प्रेसिडेंट रहे हैं एचजीके के, उनके पास मर्सिडीज़ 2020 के करीब उन्होंने लैंड क्रूजर V8 4.5 करोड़ की ली। जाते जाते उन्होंने एक ग्रैंडे ली। मतलब आप जा रहे हैं और आप उसको ग्रैंडे क्या जरूरत है, आपके पास ऑलरेडी मर्सिडीज है, टॉप लाइन मर्सिडीज है, आपके पास लैंड क्रूजर V8 है। लेकिन फिर क्योंकि जैसे दे बेसिकली ट्रीट दिस द टैक्स पेयर्स मनी एज देयर पैट्रिमनी। It's not their patrimony, it's people's money, it's public's money, it should be spent on them. तो ये अगर अपने लिए गाड़ियाँ खरीदें और ये कहें ये इस्तिकाक है, नो, दिस इज नॉट देयर इस्तिकाक, ये कोई उनका प्रिविलेज नहीं है। इसको हम ग्रैंड करप्शन कहते हैं। ग्रैंड करप्शन इसलिए कहते हैं कि इट इज़ बीइंग डन, जो भी उनकी मुराद हैं, ये एट द एक्सपेंस ऑफ द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, एट द एक्सपेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, at the expense of the
वेलफेयर ऑफ द पीपल हो रहा है या एट द एक्सपेंस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन हो रहा है। जब कोई हुकूमत अपनी मुराद को अहम समझे और दूसरी तरफ वो इग्नोर करे कि वेदर बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं या नहीं हैं, लोगों को यहाँ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं या नहीं हैं, तो अगर वो नहीं है उसके बावजूद कोई हुकूमत अपना इस्तिकाक समझ के एक लग्जरियस लाइफस्टाइल गुजारे और वो भी टैक्स पेयर्स के पैसे पर, तो ये ग्रैंड करप्शन कहलाता है, यूएन कॉग्निजेंस में आता है। बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि ये जो चीज़ें आपने अभी गिनी हैं, इसमें गाड़ियां हैं, अभी मसूद साहब का आपने जिक्र किया उनके पास फलां गाड़ियां हैं, उसके बावजूद उन्होंने ये गाड़ी दी, क्या इन सब की डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इन सब की डिटेल्स हमारे पास मौजूद है। क्या इन सब की डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं? लेकिन क्या हम ये आवाम को दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल दिखा सकते हैं, ये हम स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, सारी डिटेल्स मौजूद हैं, वो स्क्रीन पे भी आ जाएंगी। लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके लिए गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, जुडिशरी के लिए गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, सेक्रेटरीज के लिए गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, मिनिस्टर्स के लिए गाड़ियां खरीदी गई हैं, प्रेसिडेंट, अभी के जो प्रेसिडेंट, लुक व्हाट इज हैपनिंग, मैंने आपको मतलब मुझे हैरानगी होती है, एक बंदा जो ही उसको पैसे जरूरत है दवाई के लिए, हेपेटाइटिस सी का मरीज है, दवाई नहीं मिलेगी, मर जाएगा वो, उसकी लाइफ थ्रेट में है। लेकिन दूसरी तरफ से जो इस वक्त के प्रेसिडेंट हैं उसके गाड़ी अभी खरीदी नहीं गई है, डिमांड भी नहीं हुई है, सही, लेकिन डीडीओ के पास स्टक किया हुआ है 10.25 करोड़ रुपए। वाई इज दैट व्हीकल इंपॉर्टेंट? इंसान की, यानी जो हुकूमतें, देखा जाए तो हमारे हुक्मरान इंसानी जिंदगी से ज्यादा अपनी गाड़ियों को तरजीह दे रहे हैं। एग्जैक्टली, अपनी लेविश लाइफ स्टाइल को वो तरजीह देते हैं किसी इंसान के निस्बत। क्या ये बताइएगा कि क्या जो इनके बच्चे जो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, इनका खानदान, ये सब चीजें भी अवाम के टैक्स के पैसे से ही होती हैं? जाहिर है, जो ये सरकार का जो भी वसाइल, इनके बच्चे, इनके खानदान वाले, मैंने कहा ना, वो अवाम का टैक्स का पैसा, वो मेरा और आपका पैसा है। हमने इनको अमानतदार समझकर वो पैसा दिया, इन्होंने उस पैसे को लूट एंड प्लंडर शुरू किए, तो ये तो इनके लिए नहीं है। इन सब का जिम्मेदार, इन सब को पूछने वाला, इन सब चीज को रोकथाम के लिए क्या हुकूमत पाकिस्तान या कोई इस तरह का कोई इकदाम उठाने वाला मौजूद नहीं है? मुझे तो कोई, मतलब सच्ची बात यह है कि आई एम होपलेस, इसलिए कि हमारे पास एहतसाब ब्यूरो का एक अदारा है, सही, 15 करोड़ रुपए हम सालाना उन पे खर्च कर रहे हैं, वो खुद से किसी के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक उनके कानून में अमेंडमेंट की गई है, और वो भी अगर मैं किसी के खिलाफ शिकायत करूंगा, शिकायत मैं करूंगा, तो गवर्नमेंट एजेंसी वो है, उसको आप टैक्स पेयर्स का पैसा देते हो तो वो इन्वेस्टिगेट करे ना, लेकिन वो साबित भी मुझे ही करना है। मतलब कि आपने ये शिकायत की है, तो आप प्रूव भी करें कि आपने ये शिकायत किस बेस पे की है। हाँ, यानी देखिए, इन्होंने अपने लिए, अपने बचाव के लिए क्या क्या तरीके निकाले हैं, वो मैं क्यों साबित करूं, हुकूमत साबित करे तो फिर ये इदारा बना किस लिए है? अगर ये लोग सबूत भी हम लोगों से मांगते हैं और ये सब चीज भी हमसे मांग रहे हैं, तो इस इदारे का फिर बिल्कुल, इस इदारे का कोई फायदा नहीं। इस वक्त प्रूवन केसेस हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इस वक्त मौजूद, जो भी केसेस हैं, एक प्रूवन करप्शन के केसेस हैं। आपको क्या लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान को क्या एक्शन लेना चाहिए? मैं एक ये समझदा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि इस खिते में गुड गवर्नेंस दे दे। अब दोहरी जिम्मेदारी इसलिए है कि अब 3 पार्टीज आज़ाद कश्मीर में हुकूमत करती हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, और ये तीनों पार्टीज पाकिस्तान की जो हुक्मरान जमात रही हैं या हैं, उन्हीं की यहाँ ये पार्टीज हुकूमत करती हैं, वही इनको लाते हैं, मतलब मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके वही उनको यहाँ हुकूमत दिलवाते हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी है वो इसको गवर्नेंस को बेहतर करने की कोशिश करे, और अगर कुछ नहीं कर सकती है बाकी, वो एटलीस्ट ये करे कि जो डेवलपमेंट बजट वो देते हैं, चूंकि हुकूमत पाकिस्तान प्रिंसिपल अकाउंटिंग अथॉरिटी है, तो प्रिंसिपल
काउंटिंग अथॉरिटी होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऑडिट करें कि ये पैसा कहाँ खर्च होता है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। देखिए, अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज और नॉन अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज आप ले लें। अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज में जो इंटरनेशनल फंडिंग और हुकूमत पाकिस्तान ने जो लोन लिया, सारा जो रिकन्स्ट्रक्शन हुई, स्टेट ऑफ द जो कुछ भी बना स्टेट ऑफ द आर्ट बना, चाहे वो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटी थी, गवर्नेंस की बिल्डिंग्स थी या हॉस्पिटल्स थे, वो सारा कुछ 1 अरब 70 करोड़ रुपए में बना है। दूसरी, ये 2005 से अब तक, दूसरी तरफ तकरीबन 250 अरब से 300 अरब रुपए एजीके गवर्नमेंट ने अपने नॉर्मल बजट से एजीके में खर्च किया। क्या आप कोई स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल बता सकते हैं उन्होंने बनाया हो? नहीं। कोई स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाया हो? नहीं। क्या स्टेट ऑफ द आर्ट कोई गवर्नेंस की बिल्डिंग बनाई है? नहीं। वो पैसा कहाँ गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जुल्फ़िकार अली, जिनसे हमने बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बातें की, हुक्मरानों के हवाले से बातें की, टैक्सेस के हवाले से बात की, लेकिन वक्त की कमी की वजह से अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जिन पर हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।